हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्टडी फ्लो प्रोसेस। लास्ट क्लास में हमने स्टडी फ्लो इक्वेशंस के बारे में बात करी थी कि स्टडी फ्लो प्रोसेस जो होती है वो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे वर्क करती है। ओके, तो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे वर्क करती है, उसका डेरिवेशन हमने कर लिया, उसकी इक्वेशन हमने डिराइव कर ली। अब हम उस इक्वेशन को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, आज की क्लास में हम वो देखेंगे। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट उसको हम अप्लाई करेंगे नोजल में। सेकंड, हम उसको अप्लाई करेंगे टरबाइन में, स्टीम टरबाइन में। ओके, देखिए दो तरह के टरबाइन होते हैं, वाटर टरबाइन और स्टीम टरबाइन। तो हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, हीट से डील कर रहे हैं, तो स्टीम टरबाइन के लिए हम पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट कंडेंसर एंड नेक्स्ट पंप। ओके, एक एक करके हम ये सारे इक्विपमेंट्स पे हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस लगाना सीखेंगे कि हम कैसे किसी इक्विपमेंट में, अगर वो ओपन सिस्टम है और अगर वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, तो उसमें हम कैसे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नोजल के बारे में। देखिए, नोजल भी हमने देखा है कि नोजल को हम डेली लाइफ में भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नोजल पढ़ाई जा रही है वो स्टीम नोजल है। क्या है ये? स्टीम नोजल। स्टीम नोजल, ठीक है। स्टीम नोजल कहाँ यूज की जाती है? देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है? या तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो, उससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, या तो थर्मल पावर प्लांट हो। थर्मल पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं एंड देन उस स्टीम को नोजल के थ्रू हाई वेलोसिटी पर टरबाइन पे स्ट्राइक करते हैं। ओके, टरबाइन घूमता है, फ्लक्स में चेंजेस आते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। क्लियर है? तो स्टीम वहां पर स्टीम नोजल वहां पर यूज किया जाता है, किसमें? थर्मल पावर प्लांट में। ओके, तो स्टीम नोजल हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये स्टीम नोजल है, यहां से स्टीम आ रही। क्लियर? इसको आप इंसुलेट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, कोई इसमें जरूरी नहीं है। इनलेट पर वेलोसिटी c1 है, आउटलेट पर वेलोसिटी कितनी है? c2 है। ये पॉइंट आपका 1 है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? इनलेट। और ये पॉइंट आपका आउटलेट है। ओके, जिसको आप पॉइंट 2 बोल रहे हैं। यहां पर स्टीम की एंथैल्पी कितनी है? H1। यहां पर स्टीम की एंथैल्पी कितनी है? H2। यहां पर प्रेशर कितना है? P1। यहां पर प्रेशर कितना है? P2। ओके, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या बोलती है कि जितनी एनर्जी अंदर आएगी उतनी ही एनर्जी बाहर क्या होनी चाहिए? लीव करनी चाहिए, तभी वो स्टडी फ्लो ओपन सिस्टम कहलाएगा। ओके, स्टडी फ्लो ओपन सिस्टम। दो तरह के फ्लो होते हैं, स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। स्टडी फ्लो का मतलब जितनी एनर्जी अंदर आ रही है उतनी ही एनर्जी सिस्टम के क्या हो जाए? बाहर निकल जाए। ये हमारा नोजल जो है ये एक तरह से क्या है? सिस्टम है। क्या है ये? सिस्टम। अब देखिए, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखते हैं। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है? एम डॉट H1 प्लस 1/2 C1 स्क्वायर प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल्स टू एम डॉट H2 प्लस 1/2 C2 स्क्वायर प्लस GZ2 प्लस W। ओके, इसको हम बोलते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ओके, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। यहां पर एम डॉट क्या है? एम डॉट है मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट। ओके, मास फ्लो रेट किसका? स्टीम का। H1 क्या है? एंथैल्पी एट द इनलेट। C1 जैसे आपको मैंने बताया वेलोसिटी। GZ1, Z1 क्या है? डेटम से इसकी इस पर्टिकुलर पॉइंट की हाइट। जैसे कि ये डेटम है हमारा, डेटम से इसकी हाइट को हम क्या बोल रहे हैं? Z1 और Z2। जो हमारा इनलेट और आउटलेट है उसका जो डेटम से हाइट है वो क्या है? सेम है। तो यहां पर Z1 ऑलमोस्ट किसके बराबर हो जाएगा? Z2 के बराबर हो जाएगा। Z1 और Z2 आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हमने कुछ अजम्पशंस मान लेते हैं। आप अजम्पशंस हमेशा इस स्टीम नोजल के लिए यही अजम्पशन कंसीडर करेंगे। ये टोटली डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया है। अगर क्वेश्चन में ये बोला है कि देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही है,
एडियाबैटिक का मतलब हीट ट्रांसफर जीरो। अगर एडियाबैटिक के बारे में कुछ भी नहीं बताया है तो हम ये मानेंगे कि हीट ट्रांसफर हो रही है। अभी के लिए हम ये मानते हैं कि ये इंसुलेट है, नोजल क्या है, इंसुलेट है, किसी भी तरह से एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। ओके, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, इसका मतलब जितनी एनर्जी अंदर आ रही है उतनी ही एनर्जी क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो यहां पर क्यू क्या है, क्यू है हीट ट्रांसफर, क्यू क्या है, हीट ट्रांसफर। और हीट ट्रांसफर हमने कितनी मान ली, जीरो। तो यहां से आ जाएगा एम डॉट H1 प्लस 1/2 C1 स्क्वायर, Z1 Z2 के बराबर है। ओके, Z1 Z2 के क्या है बराबर, इसको अभी हम कैंसिल कर देंगे। Q को हमने क्या रख दिया, जीरो। एम डॉट H2 1/2 C2 स्क्वायर प्लस GZ2। W की बात करते हैं, क्या नोजल से आप किसी तरह का कोई वर्क ले रहे हैं, क्या नोजल से हम किसी भी तरह का कोई वर्क आउटपुट ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यहां पर जो वर्क आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। नोजल का यूज कहां किया जाता है, नोजल का जो बेसिक यूज है वो है कि इसमें स्टीम की वेलोसिटी को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। इनलेट पर जो वेलोसिटी है और आउटलेट पर जो वेलोसिटी है उसमें डिफरेंस आ जाता है। C2 की वैल्यू किससे ज्यादा हो जाती है, C1 से ज्यादा हो जाती है। यहां पर प्रेशर और एंथैल्पी को ड्रॉप करके काइनेटिक एनर्जी को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको बताया था कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। तो देखिए यहां पर जो एनर्जी C1 C2 की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इनलेट पर है, काइनेटिक एनर्जी आउटलेट पर है। तो जो काइनेटिक एनर्जी आउटलेट पर है अगर ये बढ़ रही है तो ये किसी ना किसी एनर्जी को कम कर रही होगी, तब जाकर वो एनर्जी इसमें एड ऑन हो रही है, तो ये एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो वो एनर्जी कहां से कम होती है, स्टीम की एंथैल्पी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्रेशर क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। एंथैल्पी क्या होती है, ड्रॉप हो जाती है, जिससे कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आगे चलते हैं, हमने बोला कि हमें किसी भी तरह का वर्क आउटपुट नहीं मिल रहा है नोजल से, तो वर्क आउटपुट क्या हो गया, जीरो। वर्क आउटपुट, वर्क आउटपुट जीरो हो गया। तो यहां पर वर्क की वैल्यू हमने कितनी रख दी, जीरो। आगे बात करते हैं, यहां पर जो मास फ्लो रेट है इसको हम 1 kg कंसिडर कर रहे हैं, कितना, 1 kg। सॉल्व करते हैं इसको, 1/2 C1 स्क्वायर प्लस H1 प्लस GZ1 इज इक्वल टू H2 प्लस 1/2 C2 स्क्वायर प्लस GZ2। G की वैल्यू कितनी होती है, 9.81। Z1 और Z2 आपस में बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, H1 और H2 की बात करें तो H1 एंथैल्पी एट द इनलेट है और H2 क्या है, एंथैल्पी एट द आउटलेट। तो एंथैल्पी में चेंज कितना हुआ, 1/2 C1 स्क्वायर माइनस 1/2 C2 स्क्वायर इज इक्वल टू H2 माइनस H1, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, H1 माइनस H2 इज इक्वल टू 1/2 C2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये क्या है, एंथैल्पी चेंज, डेल्टा H इज इक्वल टू 1/2 C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं कि जितनी एंथैल्पी ड्रॉप होगी उतनी ही वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। अगर मान के चलिए कि इनलेट पर वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो है, जीरो को हम नेग्लिजिबल बोल सकते हैं, नेग्लिजिबल है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में C1 गिवन ही नहीं होता, इनलेट पर वेलोसिटी आपको दी ही नहीं जाती, तो उस केस में आप C1 को क्या मान सकते हैं, जीरो मान सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, इस तरह से डेरिवेशन क्यों कर रहे हैं, जब सब कुछ कंडीशन पर डिपेंड करता है। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ लेता है बिना कुछ बोले, तो आपको वो फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो स्टार्ट हम यहीं से करेंगे, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से ही करेंगे, और फिर क्वेश्चन को पढ़ पढ़कर जो अजम्पशंस दी हैं उस अजम्पशन को लगाते हुए इस इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। C1 की वैल्यू जीरो हो गई, तो C1 की वैल्यू जीरो हो जाने के बाद क्या आ गया, डेल्टा H इज इक्वल टू 1/2 C2 स्क्वायर। तो C2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, C2 की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ, अगर आपने स्क्वायर हटा दिया तो उधर अंदर अंडर रूट लग गया, अंडर रूट 2 इंटू डेल्टा H। ठीक है, ये फॉर्मूला कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है। ओके, ये भी आपको ध्यान देना है कि यूनिट्स क्या है। देखिए
जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में बराबर है तो उनकी यूनिट्स भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये ध्यान रखना है आपको। जो Q है ये हीट ट्रांसफर है। हीट ट्रांसफर का मतलब क्या है, एनर्जी, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, किलो जूल। ओके, जो H है ये भी एनर्जी है, एंथैल्पी है, इसकी यूनिट क्या होगी, किलो जूल पर केजी, क्योंकि स्मॉल h है। इसकी यूनिट क्या होगी, किलो जूल पर केजी। इसकी यूनिट क्या होगी, किलो जूल पर केजी। इसको किलो जूल में बदलने के लिए केजी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मास फ्लो रेट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किलो जूल पर सेकंड में रख रहे हैं, तो क्यू भी किलो जूल पर सेकंड में रखना पड़ेगा। और डब्ल्यू की वैल्यू भी आपको किस में मिलेगी, किलो जूल पर सेकंड में ही मिलेगी। तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपको यूनिट्स का बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल कर रहे हैं तो उसकी यूनिट्स भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये एक फाइनल आपका एक एक्सप्रेशन आया है। ये एक्सप्रेशन आप जनरली डायरेक्ट यूज नहीं करते, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, सिर्फ एक्सप्रेशन पूछ लिया जाता है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस फॉर्मूले की कोई वैल्यू नहीं है। आपको स्टार्ट हमेशा किससे करना है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से ही करना है। अगर किलो जूल में है तो फिर आपको यहाँ पर 2000 और यहाँ पर 2000 मतलब 1000 से भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम नोजल के क्वेश्चंस करेंगे तब हम इसको और अच्छे से लगाना सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्टीम टरबाइन के बारे में, और स्टीम टरबाइन में हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम कैसे फिट करते हैं ये सीखेंगे। ओके, थैंक यू।